नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति और शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। संसद की कार्यवाही में बाधा से प्रधानमंत्री चिंतित, कहा मर्जी और पसंद से नहीं चलता है लोकतंत्र, संवाद से निकले हल। तमिलनाडु बाढ़ को केंद्र ने घोषित किया गंभीर प्रकृति की आपदा, सांसदों से 1-1 करोड़ रुपए की मदद की अपील। कन्याकुमारी समेत कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के राज खोलने को तैयार डेविड कोलमन हेडली, अदालत ने बनाया वादा माफ गवाह, 8 फरवरी को अगली सुनवाई। 3 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंचेंगे जापान के प्रधानमंत्री, सालाना द्विपक्षीय शिखर वार्ता में लेंगे हिस्सा, बुलेट ट्रेन समेत कई करार पर हस्ताक्षर की उम्मीद। अमेरिकी हवाई हमलों में मारा गया आईएस के लिए पैसा जुटाने वाला प्रमुख आतंकी, अमेरिका ने की पुष्टि, प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल था अबू सालेह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कार्यवाही में व्यवधान पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र किसी की मर्जी और पसंद के अनुसार काम नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री का कहना है कि लोकतंत्र में संवाद के जरिए ही हर समस्या का हल निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि संसद में जारी गतिरोध लोकतंत्र की मजबूती के लिए ठीक नहीं है। जागरण फोरम कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मनतंत्र से खतरा है और लोकतंत्र में संसद को नकारना गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में व्यवधान से गरीबों के फायदे से जुड़े विधायी कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट चल नहीं रही है, गरीब का हक रुका पड़ा हुआ है। और इस अर्थ में लेकिन चर्चा क्या होती है, जीएसटी और पार्लियामेंट, जीएसटी और पार्लियामेंट। अरे भाई, जीएसटी का जो होगा सब मिलकर के जो भी भागेगा, भारत का भाग्य तय होगा, लेकिन गरीबों का क्या? उन्होंने किसी भी मसले का संवाद के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। वाद विवाद, संवाद, विरोध सब हो सकता है, लेकिन हम उस इंस्टीट्यूशन को ही नकार देंगे तो फिर तो लोकतंत्र के इन पर सवालिया निशान होगा। नेशनल हेराल्ड के मसले पर बीते 3 दिन से संसद में गतिरोध बरकरार है। कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगा रही है। इस मसले पर कांग्रेस को टीएमसी के बाद जेडीयू का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। बात करके किसी चीज का समाधान निकाला जा सकता है। वैसी परिस्थिति में सदन की कार्यवाही न चले, संसद की कार्यवाही नहीं चले, तो ये तो सोचना चाहिए। और ये बुनियादी दायित्व तो रूलिंग पार्टी का है। बहुत जल्दी याद आ गए गरीब। ये इसी पार्टी के जो मंत्रियां बाहर जाके किन चीजों से तुलना करते हैं गरीबों का, सारा देश ने सुना है। या तो इनको सरकार चलाना आता नहीं है, या तो ये लोगों को गुमराह करने ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव और मतदान तक सीमित रखना ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी किया है। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने बदले की कार्रवाई के आरोपों को पूरी तरह नकारा है, लेकिन यह आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस नेताओं ने कर मुक्त आय का उपयोग दूसरे कामों के लिए किया। उन्होंने लिखा है कि विवादित लेन देन पर अब तक सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि इस मामले को वो अदालत में लड़ें और संसद की कार्रवाई में बाधा न डालें। नेशनल हेराल्ड के मसले पर कल लगातार तीसरे दिन राज्यसभा में गतिरोध दिखा। कांग्रेस सांसदों के विरोध के चलते सदन की कार्रवाई 5 बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस ने सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप दोहराया। इस बीच सरकार ने कांग्रेस पर चर्चा से पीछे हटने और विकास के कामों में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद सदन के बीचों बीच आ गए। कांग्रेस सांसदों ने सरकार पर तानाशाही रवैये से काम करने का आरोप लगाया। इन सब के बीच एआईएडीएम के सांसदों ने तमिलनाडु में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। सदन में सरकार भी आक्रामक दिखी। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया।
of national issue, of the Samant issue. गतिरोध खत्म करने के लिए उपसभापति पीजे कुरियन की अपील का भी असर नहीं दिखा। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा का कहना है कि सरकार जांच एजेंसी के जरिए बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। प्रॉफिट कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कराते हो अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके, और जहां सीधा आरोप है और वो भी कमर्शियल काम के लिए, व्यापार के लिए, और बड़े पैमाने पे मॉरिशस से पैसा आता है, दूसरे देशों से आता है, वहां पे कोई शिकायत भी नहीं सुनी जाती, कोई मुकदमा नहीं। ये बहस किस चीज की करेंगे? मामला शांत होते नहीं देख दोपहर 3 बजे उपसभापति ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं लोकसभा में गुरुवार को राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ टिप्पणी का मुद्दा उठा। इस मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई। बुधवार को सूखे पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने दोनों नेताओं पर असंसदीय टिप्पणी की थी। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टिप्पणी को कार्यवाही से बाहर करने का आदेश दिया और बीजेपी सांसद को चेतावनी भी दी। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सांसदों के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी को सरकार के समर्थन का आरोप लगाया। उन्होंने वीरेंद्र सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उन मेंबर के ऊपर एक्शन लीजिए, कड़ा से कड़ा शिक्षा दीजिए। दूसरा चीज, ओपनली अपॉलॉजी वो अपॉलॉजी करे या आए, बात करके ये हिट एंड रन नहीं चलता। तृणमूल कांग्रेस ने भी कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संसदीय मंत्री बचाव कर रहे हैं। So why don't we this spectacle that some members are shouting slogan, ministers are going on with their business. This is a spectacle which pains me. स्पीकर ने बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह को माफी मांगने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। मेरा आपसे, मैं एक प्रकार से आपको ये चेतावनी दे रही हूँ, बैठिए प्लीज, यू प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट। ये जो आपने कहा वो उचित नहीं है, यही कह रही हूँ, डोंट से, इसके आगे मत करिए। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार का बचाव किया। There is no question of appreciating anybody referring to the name of the families or to the person, and moreover persons who are also not there. The Honorable Speaker has informed us that all these objectionable remarks have been expunged. कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने मांग न माने जाने पर सदन से वॉकआउट किया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 3 दिन के दौरे पर आज भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सालाना द्विपक्षीय शिखर वार्ता होगी। भारत जापान के बीच 9वीं वार्षिक शिखर बैठक शनिवार को होगी। दोनों देश भारत में बुलेट रेल प्रणाली की स्थापना के 98,000 करोड़ रुपए के एक करार के साथ कुछ अन्य समझौते भी कर सकते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री पिछले 1 साल में खास कर व्यापार और निवेश के क्षेत्र में लिए गए द्विपक्षीय निर्णयों पर प्रगति की समीक्षा करेंगे। आज वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलेंगे। साथ ही आबे भारत जापान नवोन्मेष संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे और फिक्की और सीआईआई में उद्यमियों के एक समूह से बातचीत करेंगे। टोक्यो में पिछले साल हुई शिखर वार्ता में दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों का स्तर बढ़ाकर विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमति जताई थी। रूस के बाद जापान ही ऐसा देश है जिसके साथ भारत की सालाना शिखर वार्ता बैठक होती है। आबे कल दिल्ली से वाराणसी जाएंगे, जहां दशाश्वमेध घाट पर दोनों नेता गंगा आरती करेंगे। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान वाराणसी को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने पर समझौता हुआ था। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। आबे का दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान एशिया की इन 2 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल बिठाने और विशेष रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर खास ध्यान होगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 3 दिनों की यात्रा पर आज तुर्कमेनिस्तान के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वो तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान होकर भारत आने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना के शिलान्यास में शामिल होंगे। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाट में वो प्रधानमंत्री गुरबागुली बर्दिमुमेदोव के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। शुक्रवार की शाम उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बर्दिमुमेदोव के साथ गैस प्रोजेक्ट के व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। भारत के लिए ये परियोजना खासी अहम है। TAPI between India and Turkmenistan will be a clear evidence of the fact that we have much to gain with such cooperation, that we
this is going to be a significant force multiplier into our development efforts. This will be a practical manifestation of the connectivity that we talk about. उपराष्ट्रपति अशकाबाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की तर्ज पर होने वाले तुर्कमेनिस्तान के परमानेंट न्यूट्रलिटी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और खनिज पदार्थों की बहुतायत के कारण भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच गहरे रणनीतिक संबंध हैं। भारत वहां से बड़े पैमाने पर यूरिया समेत दूसरे उर्वरक आयात करना चाहता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में अब शिक्षित लोग ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल हरियाणा सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सरकार ने हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून बनाया था, जिस पर कोर्ट ने 15 सितंबर को अंतरिम रोक लगा दी थी। हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस एएम सप्रे की पीठ ने मौजूदा कानून में बदलाव को चुनौती देने वाली अर्जियां खारिज करते हुए बदलाव को सही ठहराया। हरियाणा सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला कहा है। शैक्षणिक योग्यता के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन जो इस सरकार की, हरियाणा सरकार की नीयत थी वो लागू करने की यही था, चुनाव डिले करने का। पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे पंचायत में हैं तो क्या नाम, विधायक भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, सांसद भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब पर ये लागू होनी चाहिए। और ये अगर नीयत ये है थी सरकार की कि पढ़े लिखे लागू होने चाहिए, तो अगली बार से लागू करना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा निराश करने वाला फैसला है ये, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं पाए उनको एक तरह से ये सजा देने की बात है। हम जनता की अदालत में भी जाएंगे और कानूनी तौर पे भी जो भी लड़ाई बन सकती है, लास्ट तक हम इस मुद्दे को जो है कंटेस्ट करेंगे। हरियाणा चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद अब जल्द ही हरियाणा में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा सरकार के नए नियम के मुताबिक पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य प्रत्याशियों का 10वीं पास होना जरूरी है। सामान्य वर्ग की महिलाओं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। अनुसूचित जाति की महिला को 5वीं पास होना जरूरी होगा। ये कानून हरियाणा विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले वक्त में हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधि शिक्षित होंगे। साथ ही साथ अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये पंचायत प्रतिनिधि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान देंगे और खट्टर सरकार के उस सपने को पूरा करेंगे जिसके तहत इस कानून को पास किया गया है। दिल्ली से कैमरामैन मनोज के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में आई बाढ़ को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री जयललिता ने बयान जारी करके कहा कि मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने बाढ़ और उससे हुए नुकसान को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है। जयललिता ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पिछले हफ्ते बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध किया था। 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने चेन्नई और उसके आसपास के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया था। जयललिता ने बयान में यह भी कहा कि संसदीय सचिवालय ने सांसदों को सर्कुलर जारी करके उनसे बाढ़ पीड़ित जिलों में सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए की मदद की अपील की। वहीं डीएमके समेत राज्य के विपक्षी दलों ने बाढ़ से निपटने के तरीके पर एआईएडीएमके सरकार की आलोचना की है। विपक्ष ने पिछले हफ्ते चेमरबक्कम जलाशय से ज्यादा पानी छोड़ने पर भी सवाल उठाया। डीएमके ने इस बारे में जांच आयोग बनाने की भी मांग की है। उधर तमिलनाडु के तटीय और अंदरूनी इलाकों में बारिश में कमी से राहत कार्यों में तेजी आ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने कन्याकुमारी समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। तमिलनाडु में बाढ़ से अब तक 343 लोग जान गंवा चुके हैं। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी डेविड कोलमन हेडली ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हेडली इस मामले में अब सरकारी गवाह बनेगा और आतंकी हमलों के राज खोलने को भी तैयार हो गया है। लेकिन इसके लिए मुंबई की टाडा अदालत ने उसे सशर्त माफी दी है। हेडली ने ही गवाह बनने के बदले अदालत के सामने प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक हेडली की बृहस्पतिवार को पहली बार अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष टाडा जज के सामने पेशी हुई। अब अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी, तभी उसका बयान दर्ज किया जाएगा। हेडली ने मुंबई हमले से पहले कई जगहों की रेकी की थी। इसके बाद पाकिस्तान से आए 10 हमलावरों ने मुंबई पर 26 नवंबर 2008 में कई स्थानों पर हमला किया था।
इस वारदात में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष दोष साबित करने में नाकाम रहा। पीड़ितों ने फैसले के खिलाफ अपील की मांग की है, तो राज्य सरकार ने फैसले की समीक्षा की बात की है। अभिनेता सलमान खान को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। हिट एंड रन मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। ये मामला 13 साल पुराना है। जस्टिस AR जोशी ने कहा कि अभियोजन पक्ष के सबूत सलमान को दोषी साबित करने के लिए नाकाफी हैं। Great relief after 13 years of journey that he has gone through. The court has held in his favor on all the issues that have been raised. So we are very glad with the outcome at the end of the day. पीड़ितों ने फैसले पर निराशा जताई है और सरकार से अपील की मांग की है। अगर कानून या कायदे के कोई मुद्दे अगर सामने आते हैं तो जरूर, लेकिन ज्यादा करके तो जब पुलिस की इतनी बड़ी हार हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि मैं स्टेट को ये कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट को, जो फडणवीस के पास होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके बारे में अपील करें। सरकार ने कहा है कि फैसले के अध्ययन के बाद ही निर्णय लेगी। ये निर्णय क्या है, उसमें हाईकोर्ट ने क्या लिखा, कोर्ट ने क्या लिखा है, इसके छानबीन करने के बाद ही सरकार इसके बारे में निर्णय लेगी। अगर आवश्यकता होगी तो सरकार इसके बारे में अपने एडवोकेट जनरल से ओपिनियन मांगेगी। सलमान खान पर आरोप था कि वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और उनकी कार बांद्रा में एक दुकान से टकरा गई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जा रही है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ये असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता। कलम जिसमें बसते हैं रिश्ते। जब मैंने आंखें खोली तो एक घर की जो फिजा थी, वो मुझे ये नहीं पता था कि निसार भाई कुछ अलग हैं और मैं अलग हूँ। जज्बात और एहसास। सारे वो लोग हैं जो शायद जिंदगी में नहीं होते, तो जिंदगी नहीं होती, या मैं जिंदगी में यहाँ नहीं होता। मिलिए शख्सियत में मशहूर व मारूफ शख्सियत आलोक श्रीवास्तव से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से 6000 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। सम विषम फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार ने ऐलान किया है। वहीं अब एक ऑटो की 2 ड्राइवर चला सकेंगे। वहीं डीजल वाहनों के राजधानी में प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता जताई है। सम विषम फॉर्मूले को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने 4000 डीटीसी बसें और 2000 स्कूल बसों को उतारने का फैसला लिया है। ये फैसला 1 जनवरी से लागू होगा। स्कूल बसों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मेट्रो की आवाजाही को भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है कि जो 4000 बसें होंगी वो तो जनरल बस की तरह से काम करेंगी। जो 2000 स्कूल बसें हैं, उन 2000 स्कूल बसों में से 50% सीट जो है महिलाओं के लिए वो डेडिकेटेड रहेगी। महिला के लिए आधा, जो एक तरफ की आधा सीट महिलाओं के लिए रहेगी, आधा सीट में जनरल पैसेंजर उसमें रन करेंगे। बस लेन पर चलने वाले दूसरे वाहनों पर अब जुर्माना लगेगा। कूड़ा जलाने वालों पर भी 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 1 जनवरी को जब हम 6000 को 12,000 बसेस करेंगे तो उनके चलने के लिए जगह हो सके। और दिल्ली में मैं बताना चाहता हूँ, बस लेन के अंदर बस को ऑब्स्ट्रक्ट करने पर काफी हैवी चालान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने पर विचार करने को तैयार हो गया है। इस पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि तारीख के हिसाब से सम और विषम नंबर प्लेट की गाड़ियां चलेंगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने गंगा नदी के किनारे गोमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। ये प्रतिबंध 1 फरवरी से लागू होगा।
इसके अलावा नदी में कचरा डालने वाले होटलों, धर्मशालाओं और आश्रमों पर हर दिन 5,000 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। एनजीटी ने सफाई के लिहाज से गंगा नदी को 5 हिस्सों में बांटा है। इसके साथ ही उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना चलने वाले कारखानों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। एनजीटी ने राफ्टिंग पर पाबंदी नहीं लगाई है। कैंप्स राफ्टिंग के लिए यूज होते थे। रात को जो कैंप्स लगते थे वो कैंप अलाउड नहीं रहेंगे। वो कैंप अगर लगेंगे तो सड़क पार लगेंगे विद द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। उस पर भी गवर्नमेंट वर्कआउट करेगी। राफ्टिंग को बैन नहीं किया है। राजस्थान में चौथे दिन भी बिजली कंपनियों के तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से राज्य में बिजली आपूर्ति बुरी तरह से बाधित हुई है। लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के ज्यादातर इलाके अंधेरे में डूबे हैं। इधर सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 174 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 15 ट्रेनी तकनीकी सहायक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं 16 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि इस प्रकार की गतिविधि में भाग नहीं लेवे और नियमों का उल्लंघन करने वाले हर कर्मचारी को सख्ती से निपटा जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की आत्मकथा का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला समेत कई गणमान्य लोग थे। पवार की आत्मकथा का नाम ऑन माई टर्म्स, फ्रॉम ग्रास रूट टू द कॉरिडोर ऑफ पवार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार 12 दिसंबर को 75 साल के हो जाएंगे। There is no interruption in his legislative life, either in assembly or in parliament. And I have no doubt after 2 years, he will provide us an opportunity to facilitate him on the completion of his 50 years of legislative life. Diligence and care with which he has attended to the responsibilities entrusted to him, be it the Ministry of Defence, be it other ministries, particularly the Ministry of Agriculture, is something that can always be regarded as a model. राजनीतिक जीवन होने के बाद भी उनका जो मूल पिंड रहा है वो रचनात्मक गतिविधि का रहा है और इतने लंबे अरसे की राजनीति की सफलता का मूल भी वो रचनात्मक गतिविधि है। To Sharad Pawarji's unique talents, his friendships with his political opponents and adversaries are legendary. In the modern language of IT, his networking skills are formidable. कि इतने साल चाहे विधानसभा हो या चाहे राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा हो, सुमित्रा जी एक दिन भी कभी ऐसा आया नहीं कि जिस दिन में सदन की मर्यादा छोड़कर हमने कुछ कदम उठाए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि मानवाधिकारों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद समाज में भेदभाव बरकरार रहना चिंता की बात है। उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी ने भी मानवाधिकारों की सुरक्षा के मसले पर कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यक्रम में पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सोराब जी के अलावा कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों की आपत्तियों के बाद अब नया मसौदा जारी किया गया है। फ्रांस के विदेश मंत्री की तरफ से जारी ये मसौदा अब 29 की बजाय 27 पन्नों का है। चर्चा के लिए मसौदे के सभी देशों को वितरित किया गया है। आज ही अंतिम मसौदे पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। इससे पहले भारत सहित विकासशील देशों ने कहा था कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के मसौदे से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। पेरिस में मौजूद पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत की कई चिंताएं हैं जो मसौदे में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को वित्तीय मदद पर विकसित देश अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर रहे, साथ ही विकसित देश इन्हें विकासशील देशों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये संशोधित मसौदा 2 दिन की मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद
बीती रात जारी हुआ था, लेकिन बड़े मतभेद अब भी बने हैं। सम्मेलन के अध्यक्ष फ्रांस ने कहा है कि यह मसौदा आखिरी नहीं है और इसमें सुधार की गुंजाइश है। अमेरिकी हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट के लिए धन जुटाने वाला प्रमुख आतंकी अबू सालेह मारा गया है। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता कर्नल स्टीव वॉरेन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने इराक की राजधानी बगदाद से एक वीडियो संदेश में बताया कि हाल के हफ्तों में हुए हमलों में अबू सालेह और 2 अन्य बड़े आतंकी मारे गए हैं। अबू सालेह का नाम अमेरिकी सेना की प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल है। कर्नल वॉरेन का कहना है कि अबू सालेह आतंकियों के वित्तीय नेटवर्क का सबसे वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य था। कर्नल वॉरेन के मुताबिक मारे गए दूसरे आतंकी फिरौती और अपहरण जैसे कामों में माहिर थे। अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन पिछले साल भर से सीरिया और इराक में आईएस ठिकानों पर हमले कर रहा है। We recently conducted strikes against 3 leaders in ISIL's financial and leadership network. Their removal will degrade ISIL's ability to command and control troops, and it disrupts their ability to finance their efforts. अफगानिस्तान में कंधार हवाई अड्डा परिसर को आतंकियों से मुक्त करा लिया गया है। सुरक्षा बलों ने सभी 11 तालिबानी आतंकियों को मार गिराया है। हमले में 12 जवानों समेत 50 लोगों की मौत हुई है। कंधार हवाई अड्डे पर पिछले 14 साल में यह सबसे बड़ा हमला है। मंगलवार रात आतंकियों ने हवाई अड्डा परिसर के बाजार और स्कूल में हमला किया था। आतंकियों ने कई परिवारों को बंधक भी बनाया था। 27 घंटे की कार्रवाई के बाद बीती रात सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया। तालिबान ने हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए हमलावरों की तस्वीरें जारी की हैं। बात कुछ खेल की दुनिया की। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर BWF सुपर सीरीज फाइनल्स में जोरदार वापसी की है। बुधवार को जापान की नोजोमी ओकुहारा के खिलाफ शिकस्त झेलने वाली साइना ने कल दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन की मारिन को 23-21, 9-21, 21-12 से हरा दिया। दुबई में चल रहे इस टूर्नामेंट में साइना अपने अंतिम लीग मैच में आज पिछले चैंपियन ताई जू यिंग से भिड़ेंगी। वहीं किदाम्बी श्रीकांत को पुरुष एकल मुकाबलों में लगातार दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्रुप बी के मैच में श्रीकांत को डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने 13-21, 18-21 से हरा दिया। अब अगले दौर में जाने की उनकी उम्मीद जापान के केंटो मोमोटा और चीनी ताइपे के चाओ टिएनचेन के बीच होने वाले मैच पर टिक गई हैं। श्रीकांत आज अपने अंतिम लीग मैच में चीनी ताइपे के टिएनचेन से भिड़ेंगे। 21-13, 21-18। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। संसद की कार्रवाई में बाधा से प्रधानमंत्री चिंतित, कहा मर्जी और पसंद से नहीं चलता है लोकतंत्र, संवाद से निकले हल। तमिलनाडु बाढ़ को केंद्र ने घोषित किया गंभीर प्रकृति की आपदा, सांसदों से 1-1 करोड़ रुपए की मदद की अपील। कन्याकुमारी समेत कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के राज खोलने को तैयार डेविड कोलमन हेडली, अदालत ने बनाया वादा माफ गवाह। 8 फरवरी को अगली सुनवाई। 3 दिन की यात्रा पर आज भारत पहुंचेंगे जापान के प्रधानमंत्री। सालाना द्विपक्षीय शिखर वार्ता में लेंगे हिस्सा। बुलेट ट्रेन समेत कई करार पर हस्ताक्षर की उम्मीद। अमेरिकी हवाई हमलों में मारा गया आईएस के लिए पैसा जुटाने वाला प्रमुख आतंकी, अमेरिका ने की पुष्टि। प्रतिबंधित लोगों की सूची में शामिल था अबू सालेह।